Hello everyone, welcome to Study Civils with Anjali. Do subscribe to the channel. आज हम शुरू करने वाले हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट के सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर इंडियन नेशनल कांग्रेस की फाउंडेशन के बारे में। शुरू करते हैं एक सवाल से कि अगर आपके कॉलेज के स्टूडेंट की प्रॉब्लम है, फ़ीस ज़्यादा है, फैसिलिटी ख़राब है, बट कोई कॉमन प्लेटफॉर्म ही नहीं है जहाँ सब मिलकर अपनी बात रख सके, तो क्या होगा? सब अलग अलग कंप्लेन करेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन इग्नोर कर देगा, है ना। एग्जैक्टली यही सिचुएशन ना 19th सेंचुरी इंडिया की थी। इंडियंस के पास ग्रीवेंस तो बहुत थे, लेकिन ना एक नेशनल प्लेटफॉर्म नहीं था, और इसी नीड से ना जन्म हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का। इसकी बैकग्राउंड को समझते हैं सबसे पहले। ओके, सो 1857 के रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्टली इंडिया को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। इतना तक तो हमने देख लिया था लास्ट लेक्चर में ही। ओके, फिर क्या हुआ कि लेकिन ब्रिटिश रूल के साथ एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी हुई। रेलवे आए, है ना, टेलीग्राफ आया, मॉडर्न एजुकेशन आ गई, न्यूज़पेपर का भी एक्सपेंशन हो गया साथ ही साथ। अब आप सोचिए कि अगर मान के चलिए आप कहीं तमिलनाडु के स्टूडेंट हो, ठीक है, और आपको ना बंगाल के स्टूडेंट एक है जो आपका बंगाल का स्टूडेंट है जो फ्रेंड है। अब एक ही एग्ज़ाम की दोनों प्रिपरेशन कर रहे हैं और सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट हो जाए तो उसको रियलाइज़ होगा कि उसकी प्रॉब्लम सेम है ना। मतलब अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आप एक तमिलनाडु के रेसिडेंट हो, आप वहाँ रहते हो, और एक दूसरा स्टूडेंट बंगाल का है, आप दोनों सोशल मीडिया पे बात करते हो एंड देन रियलाइज़ करते हो कि हम दोनों सेम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, दोनों की प्रॉब्लम सेम है, तो चलो साथ मिल के करते हैं, है ना। तो ईजी हो जाता है चीज़ें। एग्जैक्टली वही हुआ। रेलवे और न्यूज़पेपर ने इंडियंस को ना रियलाइज़ कराया कि हम सब की प्रॉब्लम सेम है। हैवी टैक्सेस, डिस्क्रिमिनेशन, एक्सप्लॉयटेशन, ये सब सबका सेम है। एक नया एजुकेटेड मिडिल क्लास इमर्ज हुआ जो ना पॉलिटिकल राइट्स की बात करने लगा, और इसी बैकग्राउंड में कांग्रेस का आइडिया भी डेवलप हुआ। अब बात कर लेते हैं ए.ओ. ह्यूम के बारे में, जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडेशन रखा, जिन्होंने फॉर्मेशन किया। इसके बारे में भी बात करते हैं। सो अब सवाल है कि कांग्रेस बनाया किसने? ए.ओ. ह्यूम ने इनिशिएटिव लिया। वो एक रिटायर्ड इंडियन सिविल सर्विसेज ऑफिसर थे। उन्होंने ना एजुकेटेड इंडियन को लेटर लिखे और कहा कि एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए। लेकिन एक एग्ज़ाम क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में कि क्या कांग्रेस सिर्फ ए.ओ. ह्यूम ने बनाई थी? जवाब है बिल्कुल नहीं। कांग्रेस इंडियन पॉलिटिकल अवेकनिंग का रिजल्ट था। इंडियन लीडर्स जैसे कि W.C. बैनर्जी, दादा भाई नारोजी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, फिरोज शाह मेहता, सब ने मिलके कांग्रेस को स्टैब्लिश किया। ए.ओ. ह्यूम को ना इसलिए फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कहा जाता है बिकॉज उन्होंने ना एक कह सकते हो कि इनिशिएटिव लिया, इसीलिए उनको जो है फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कहा जाता है। उन्होंने ना कांग्रेस के बर्थ में ना मिडवाइफ का रोल प्ले किया। जैसे डॉक्टर्स बेबी डिलीवर करने में हेल्प करते हैं, वैसे ही ह्यूम जो थे, ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस की फॉर्मेशन में हेल्प किया। अब इसके ना फर्स्ट सेशन की बात करते हैं। फर्स्ट सेशन जो हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, इसके बारे में भी देखते हैं। ओके, सो अब एक इम्पॉर्टेंट प्रीलिम्स फैक्ट है कि डेट 28 to 31 दिसंबर 1885, जगह था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे। ओके, प्रेसिडेंट थे वोमेश चंद्र बैनर्जी। ठीक है, इसमें डेलीगेट्स कितने थे? 72। सिर्फ 72 डेलीगेट्स थे। आज के हिसाब से तो ये कोचिंग क्लासरूम में इससे ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं ना, लेकिन उस वक्त ये बहुत बड़ी बात थी। क्यों थी? क्योंकि ना पहली बार इंडिया के डिफरेंट रीजन के लोग एक नेशनल प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हुए, है ना। कांग्रेस का ऑब्जेक्टिव उस समय ना इंडिपेंडेंस नहीं था, बस ये था कि गवर्नमेंट के सामने ग्रीवेंस रखना, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की डिमांड करना और पॉलिटिकल अवेयरनेस को स्प्रेड करना। ठीक है, तो इकट्ठे हुए। उसके बाद आता है इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। सो ये क्या है? कांग्रेस से पहले भी एक अटेम्प्ट हुआ था, उसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसे जो है ना सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने ऑर्गेनाइज किया था। ये कांग्रेस का ना प्रिकर्सर माना जा सकता है। आप कह सकते हो कि कांग्रेस जो पार्ट मतलब ऑर्गेनाइजेशन थी उसका ये एक प्रिकर्सर था।
सिंपल लैंग्वेज में कहें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस एक ट्रेलर था और इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ट्रेलर था और इंडियन नेशनल कांग्रेस एक पूरी पिक्चर थी। एग्ज़ाम में दोनों कंफ्यूज करते हैं। सो ये है कॉन्फ्रेंस और ये है कांग्रेस, ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी दोनों तो INC ही हैं। सो इनके कुछ थियरीज़ की बात कर लेते हैं। इनके भी कुछ थियरीज़ थे जो फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस में आए थे। सो सबसे पहला है सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, इसको समझते हैं। सो सर विलियम वॉडरबर्न ने दिया था। इसके अकॉर्डिंग ना ब्रिटिश को लग रहा था कि इंडियंस में डिससेटिस्फैक्शन बढ़ रहा है, तो कांग्रेस को एक सेफ्टी वॉल्व की तरह बनाया गया। जैसे कि प्रेशर कुकर में विशल प्रेशर रिलीज़ करता है ना, ताकि आपका जो कुकर है वो फटे नहीं, इसीलिए वो सीटी बजती है आपके प्रेशर कुकर में, है ना। उसी तरीके से ना वैसे ही कांग्रेस ना इंडियंस के एंगर को पीसफुली एक्सप्रेस करेगी, ऐसा जो है ब्रिटिशर्स मानते थे। दूसरा थियरी नंबर 2 है कॉन्स्पिरेंसी थियरी। ये क्या कहता है कि कुछ ब्रिटिश ऑफिशियल का मानना था कि कांग्रेस ना एक ब्रिटिश कॉन्स्पिरेसी थी ताकि इंडियंस को डिवाइड किया जा सके, लेकिन इस थियरी के सपोर्ट में कोई एविडेंस नहीं मिला, तो ये बेसलेस और कह सकते हो फार फेचेस था। थर्ड थियरी था लाइटनिंग कंडक्टर थियरी। ओके, ये क्या कहता था, ये ना RC मजुमदार दिए थे। ये सबसे एक्सेप्टेबल थियरी मानी जाती है। कांग्रेस एक लाइटनिंग कंडक्टर की तरह थी, जैसे बिल्डिंग पर लाइटनिंग कंडक्टर बिजली का एक सेफ्टी बनाया जाता है ना, आप सब देखते हो, एक बिल्डिंग में एक ऊंची सी टावर जैसा एक डाल देते हैं ताकि जब भी लाइट गिरे तो उसके थ्रू सीधा वो अंदर चला जाए धरती के, ठीक है। वैसा ही कुछ इसको समझा कि वैसे ही कांग्रेस ने इंडिया का जो डिसकंटेंट को ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल मूवमेंट्स पे कन्वर्ट किया और इंडियंस को पॉलिटिकली एजुकेशन दी, ठीक है। इसके बाद आता है इंडियन का ऑब्जेक्टिव, एम, और ये सब क्या था इसके बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। ओके, सो एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या था, इसको देखते हैं। तो कांग्रेस का ना मेन एम इंडिपेंडेंस नहीं था, ये हमने देखा। उस समय उसका ऑब्जेक्टिव पहला था नेशनल यूनिटी। ओके, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था प्रमोशन नेशनल यूनिटी। इंडिया उस वक्त ना एक कंट्री कम और रीजन का कलेक्शन ज़्यादा लगता था, लैंग्वेज अलग थी, कल्चर्स अलग थे, ट्रेडिशन अलग थे। तो कांग्रेस ने पहली बार लोगों को रियलाइज़ कराया कि हम सब इंडियंस हैं। ओके, दूसरा है फ्रेंडली रिलेशन, डिफरेंट कम्युनिटीज़ को एक प्लेटफॉर्म पर लाना, हिंदू, मुस्लिम, बंगाली, पंजाबी, महाराष्ट्रियन, सबको कनेक्ट करना, है ना। आज के जैसे सोशल मीडिया ग्रुप की तरह, है ना, कि ऑल इंडिया नेटवर्क क्रिएट किया। पॉलिटिकल एजुकेशन देना सबको। उस वक्त ना आम लोगों को राइट्स के बारे में बहुत कम नॉलेज थी। कांग्रेस ने पॉलिटिकल अवेयरनेस स्प्रेड किया। सिंपल वर्ड में कहे तो कांग्रेस एक पॉलिटिकल क्लासरूम बन गई। पब्लिक ओपिनियन को एक्सप्रेस करने की एक स्टेज बन गया कि गवर्नमेंट को बताना कि पब्लिक की प्रॉब्लम क्या है, हैवी टैक्सेस है, डिस्क्रिमिनेशन है, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी है, ये एक प्लेटफॉर्म बन गया। सेफ गार्डिंग द राइट्स एंड इंटरेस्ट, ये क्या है। सो ध्यान दीजिए कि शुरुआत में ना कांग्रेस कंप्लीट इंडिपेंडेंट नहीं मांग रहे थे, वो सिर्फ सेल्फ गवर्नमेंट विद इन द ब्रिटिश एम्पायर की डिमांड कर रहे थे, यानी कि हमारी जो अफेयर्स है हम खुद मैनेज करें, हमारा जो भी प्रॉब्लम है हम खुद मैनेज करें, इतनी राइट हमें मिलनी चाहिए। और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड यूज़ करते थे, सेल्फ गवर्नमेंट चाहते थे, है ना, इंटरेस्ट को चाहते थे कि उनका इंटरेस्ट जो है एक्सटेंड किए इंडियन नेशनल कांग्रेस के इंटरेस्ट को। अब इसमें ना कुछ मॉडरेट लीडर्स को भी देख लेते कि कौन कौन लीडर्स थे इनमें। ओके, सो सबसे पहले आते हैं दादा भाई नारोजी। इनकी बात करें तो इनको ना ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है और ये एग्ज़ाम का फेवरेट है। इन्होंने ना ड्रेन थ्योरी पूछा जाए कि किसने दिया तो दादा भाई नारोजी ने दिया। उन्होंने बताया कि ब्रिटिश ना सिस्टमैटिकली इंडिया का जो वेल्थ है ना वो ड्रेन कर रहे हैं। फिर उसके बाद आते हैं WC बैनर्जी, ठीक है, कांग्रेस के ये फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे, स्ट्रॉन्ग बिलीव करते थे कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स में। फिरोज शाह मेहता, ये ना लाइन ऑफ बॉम्बे कहा जाता है, ये ग्रेट ऑर्गेनाइज़र थे। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी की बात करें तो ये पॉलिटिकल अवेकनिंग के पायनियर थे, इंडियन एसोसिएशन के फाउंडर थे ये। गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें तो ये सर्वेंट ऑफ इंडिया माने जाते हैं।
ओके गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे ये और बिलीव करते थे ग्रेजुअल रिफॉर्म्स में। एमजी रानाडे की बात कर लेते तो ये जो थे ये सोशल रिफॉर्मर थे, विमेन एजुकेशन और विडो रीमैरिज के एकदम सपोर्टर थे। आरसी दत्त जी की बात कर ले तो ये हिस्टोरियंस और एक इकोनॉमिस्ट थे, ब्रिटिश इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन को एक्सपोज किया था। सो नारोजी, बैनर्जी, मेहता जी, फिर बैनर्जी, गोखले, रानाडे एंड दत्त जी, ये सब जो है ये याद रखना ये इम्पॉर्टेंट मॉडरेट लीडर्स थे। ओके सो अब इनकी ना आइडियोलॉजी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो है इनकी आइडियोलॉजी की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि बिलीफ इन ब्रिटिश जस्टिस। उनको लगता था कि ब्रिटिश लोग लिबरल और फेयर हैं, अगर उन्हें इंडियंस की प्रॉब्लम समझ आ जाएगी तो वो रिफॉर्म कर देंगे। आज की लैंग्वेज में बोले तो सिस्टम को एक्सप्लेन करो, सिस्टम खुद इम्प्रूव हो जाएगा। दूसरा, लॉयल्टी टू ब्रिटिश रूल। मॉडरेट इनिशियली ना ब्रिटिश रूल को कम्प्लीटली रिमूव नहीं करना चाहते थे। थर्ड है फेथ इन वेस्टर्न एजुकेशन। उन्हें ना डेमोक्रेसी, लिबर्टी और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट में बिलीव था। ग्रेजुअलिज्म यानी उनका मानना था कि वन स्टेप एट अ टाइम, सब कुछ एक ही दिन में नहीं हो पाएगा, है ना। पीसफुल मेथड्स यूज़ करते थे, वायलेंस के अगेंस्ट थे, पिटीशन, मीटिंग, डिस्कशन में बिलीव करते थे, पॉलिटिकल ट्रेनिंग में बिलीव करते थे। मतलब कांग्रेस को एक ट्रेनिंग स्कूल मानते थे जहां फ्यूचर लीडर्स प्रिपेयर होंगे, और सच में ऐसा ही हुआ। यहीं से गांधी जी निकले, नेहरू जी और फ्यूचर लीडर्स का फाउंडेशन मिला। सो मेथड्स क्या यूज़ करते थे ये भी देख लेते हैं। हमने लीडर्स देखा, इनके क्या आइडियोलॉजी थे, अब मेथड्स देखते हैं। पहला, पिटीशन, मतलब गवर्नमेंट को एप्लीकेशन भेजना। डेलीगेशन यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट और ऑफिशियल से मिलना। पब्लिक मीटिंग करना, पब्लिक अवेयरनेस स्प्रेड करना। प्रेस एंड जर्नलिज्म यानी न्यूज़पेपर के थ्रू पब्लिक ओपिनियन को क्रिएट करना। उस समय ना न्यूज़पेपर ही सोशल मीडिया था। पासिंग रिजोल्यूशन यानी कांग्रेस सेशन में ना रिजोल्यूशन पास करना। फैक्ट्स एंड फिगर, ब्रिटिश पॉलिसी को इमोशन से नहीं डेटा से क्रिटिसाइज़ करना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था। एंड द लास्ट वन इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, मतलब सिस्टम के अंदर रहकर रिफॉर्म की डिमांड करना। तो ये सब ना इसके जो है मेथड्स जो ये यूज़ करते थे। अब इनके कुछ इकोनॉमिक क्रिटिक्स की भी बात कर लेते हैं। ब्रिटिश रूल का क्या क्रिटिक हुआ। सो ये ना मॉडरेट के पहले लोग ब्रिटिश ना एक्सप्लॉयटेशन को प्रॉपर्ली समझ नहीं पा रहे थे। ब्रिटिश के एक्सप्लॉयटेशन को लोग नहीं समझ पा रहे थे। मॉडरेट ने पहली बार फैक्ट्स और स्टैटिक्स के थ्रू बताया कि ब्रिटिश रूल इंडिया के लिए ना ब्लेसिंग नहीं है, इकोनॉमिक डिज़ास्टर है। उन्होंने बताया कि इंडियन इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हो रही है, एग्रीकल्चर बैकवर्ड हो रहा है, टैक्सेस बहुत ज़्यादा है और हाई गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का बर्डन इंडियंस पर है। आज के एग्जाम्पल से समझे तो जैसे मान लीजिए कि आपकी फैमिली कमा रही है, लेकिन घर का सारा पैसा कोई आउटसाइडर ले जाए तो आप कभी रिच नहीं बन पाओगे। यही इंडिया के साथ हुआ। मॉडरेट ने इसी एक्सप्लॉयटेशन को एक्सपोज किया और इसी को कहते हैं इकोनॉमिक नेशनलिज्म की बिगनिंग। ड्रेन थियरी की बात कर ले, जो दादा भाई नारोजी का थियरी है। सो इसका नाम सुनते ही ना याद आना चाहिए दादा भाई नारोजी। उन्हें कहा जाता था फादर ऑफ ड्रेन थियरी। उन्होंने कहा कि इंडिया की ना वेल्थ इंग्लैंड ट्रांसफ़र हो रही है विदाउट एनी इक्विवेलेंट रिटर्न। हमें जितनी यहाँ से जा रही है उतनी हमें मिल नहीं रही है रिटर्न। सो इसको उन्होंने बोला ये अनरिक्विटेड एक्सपोर्ट्स है। सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो आप किसी दोस्त को रोज़ पैसे दे रहे हो और वो कभी रिटर्न ही नहीं करे आपको, तो एक दिन आपके पास भी कुछ नहीं बचेगा। एग्जैक्टली यही इंडिया के साथ हो रहा था। सो सबसे पहले इसमें था कि वेल्थ ड्रेन कैसे हो रहा। तो सबसे पहले होम चार्जेस, ब्रिटिश ऑफिशियल्स की सैलरीज, पेंशन्स, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस सब पेमेंट इंडिया करता था। दूसरा, प्रॉफिट ऑफ ब्रिटिश कंपनी यहाँ प्रॉफिट कमाती थी और वो पैसा इंग्लैंड भेज देती थी। थर्ड है पेमेंट फॉर स्टोर्स। तो आर्मी के लिए ना गुड्स इंग्लैंड से खरीदे जाते थे, लेकिन पेमेंट इंडिया करता था। रेमिटांसेस यानी ब्रिटिश ऑफिसर्स जो थे अपनी सेविंग्स इंग्लैंड भेजा करते थे। फिफ्थ है पब्लिक डेट इंटरेस्ट, लोन ना इंडिया के नाम पर लेते थे लेकिन पैसा ब्रिटेन को जाता था। सो दादा भाई नारोजी ने अपनी फेमस किताब है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और उन्होंने कंक्लूड किया कि ड्रेन ऑफ वेल्थ इज़ द मेन कॉज ऑफ इंडियन पॉवर्टी।
अब ना इनके इकोनॉमिक डिमांड्स की बात करें मॉडरेट के, अब जब प्रॉब्लम समझ आ गई तो सॉल्यूशन भी दिए गए। पहला कि लैंड रेवेन्यू कराओ, मतलब लैंड रेवेन्यू को ठीक करो, मतलब मॉडरेट ने डिमांड किया कि टैक्स कम करो, फार्मर्स की जो पेइंग है ना कैपेसिटी उसके अकॉर्डिंग तुम टैक्स लगाओ। दूसरा है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी दिस वन ओके। सो मिलिट्री स्पेंडिंग कम करो, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करो। थर्ड है इंडियनाइजेशन ऑफ सर्विसेज, यानी कि हायर पोस्ट पर इंडियंस को अपॉर्चुनिटी दो, ICS एग्ज़ाम, इंडियन सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में इंडिया में भी कंडक्ट कराओ। देन आता है इंडस्ट्री, इंडियन इंडस्ट्री को प्रमोट करो, स्वदेशी इंडस्ट्री को सपोर्ट करो। टैक्सेशन की बात करें, फाइनेंस एंड टैक्सेशन, तो टैक्स को रिड्यूस करने की बात कही और सॉल्ट टैक्स को कम करने की। एग्रीकल्चर करेंसी की बात करें तो इरिगेशन इम्प्रूव करो, एग्रीकल्चर क्रेडिट दो और फेमीन को कंट्रोल करो। तो बेसिकली मॉडरेट्स कह रहे थे कि इंडिया के पैसे इंडिया के डेवलपमेंट पर लगाओ, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की भी डिमांड किया साथ साथ। तो मॉडरेट ना सिर्फ इकोनॉमिक रिफॉर्म नहीं चाहते थे, वो पॉलिटिकल रिफॉर्म भी चाहते थे। उनके डिमांड्स थे, पहला लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्सपैंड करो, इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन दो, बजट डिस्कशन करने की राइट भी दो, क्वेश्चन पूछने का राइट दो, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को सेपरेट करो, प्रोविंशियल काउंसिल को पावर दो। इन शॉर्ट गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाओ। ओके, फिर आता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। ये क्या है? ब्रिटिश ने प्रेशर में आकर एक रिफॉर्म दिया, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। इसमें ना काउंसिल का साइज़ बढ़ा, इनडायरेक्ट इलेक्शन का प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस हुआ, क्वेश्चन पूछने का लिमिटेड राइट मिला, लेकिन ना बजट वोट नहीं कर सकते थे बजट पे। ऑफिशियल मेजॉरिटी ब्रिटिश के पास अब भी थी, है ना, रियल पावर नहीं दी गई। यानी ब्रिटिश ने कह सकते हो कि बिस्किट तो दिया पर पूरी बेकरी नहीं दी। ये था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। ओके, अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं इनके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एडवोकेट बाय मॉडरेट्स। इन्होंने क्या किया इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। दिस वन ओके। उस टाइम पे ना सबसे पहले मॉडरेट चाहते थे कि एडमिनिस्ट्रेशन फेयर हो। ओके, ये तो हमने सब देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन फेयर हो, वो ये चाहते थे। उन्होंने बोला कि इंडियनाइजेशन ऑफ सर्विसेज करो। उस समय ना हायर गवर्नमेंट पोस्ट पर मोस्टली ब्रिटिश ऑफिसर्स होते थे। मॉडरेट्स ने डिमांड किया कि इंडियंस को भी हायर पोस्ट मिलनी चाहिए। सिंपल एग्जांपल से बोले तो अगर मान के चलो, अगर बिहार के स्कूल का प्रिंसिपल दिल्ली के कह सकते हो कोई दिल्ली का आदमी हो जो वहाँ पढ़ा रहा हो, तो लोकल लैंग्वेज और प्रॉब्लम हो सकती है समझने में, तो एडमिनिस्ट्रेशन कितना इफेक्ट होगा, है ना। इसीलिए मॉडरेट्स कहते थे कि एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियंस को की जगह होनी चाहिए। फिर है साइमल्टेनियस ICS एग्ज़ाम होना चाहिए, यानी कि इंडियन सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम ना सिर्फ इंग्लैंड में होता था, आम इंडियन स्टूडेंट के लिए वहाँ जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। तो मॉडरेट ने डिमांड की कि एग्ज़ाम इंडिया और इंग्लैंड दोनों जगह होनी चाहिए और इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। फिर था सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव की बात करते थे कि आज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और जज अलग अलग होते हैं ना, लेकिन उस समय ना कई जगह एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का पावर एक ही अथॉरिटी के पास थी। मॉडरेट का कहना था कि जस्टिस तभी पॉसिबल होगा जब दोनों अलग होंगे। और साथ ही साथ इंडियन सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम का भी एज को जो है वो बोलते थे कि लिमिट को ना रिड्यूस करो, एज लिमिट को, है ना, ताकि डिस्क्रिमिनेशन कम हो। फिर डिसेंट्रलाइजेशन की बात की कि ज़्यादा पावर ना लोकल बॉडीज़ और प्रोविंस को दे जाए, यानी लोकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लोकल लेवल पे ही हो। फिर पुलिस रिफॉर्म की बात की कि पुलिस अकाउंटेबल हो, हाई हैंडेडनेस काम करे। रेवेन्यू रिफॉर्म हो, यानी लैंड रेवेन्यू का बर्डन कम हो, फार्मर के साथ ना फेयरनेस हो। इन्होंने फिर बात की सिविल राइट्स के बारे में भी बात किया। इसमें ये कहते हैं कि अब एक और क्वेश्चन है कि अगर आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ ही नहीं कर सकते तो डेमोक्रेसी कैसे चलेगी, है ना। और इसीलिए मॉडरेट सिविल राइट्स के स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे। उन्होंने बोला सिविल राइट्स डिमांड किया, यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ होनी चाहिए, राइट टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी होनी चाहिए,
फेयर ट्रायल होना चाहिए, प्रोटेक्शन होनी चाहिए, आर्बिट्री अरेस्ट की कभी भी आए उठा के लेके चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। हमें बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, हमें एसोसिएशन बनाने की आज़ादी होनी चाहिए, पिटीशन हम लिख सके गवर्नमेंट को, उसकी भी होनी चाहिए हमारे पास आज़ादी। ये सब आज हमें ना नॉर्मल लगता है, लेकिन उस टाइम ये ना रिवॉल्यूशनरी आइडियाज़ था, है ना। और अब बात कर लेते हैं फ्रीडम ऑफ प्रेस के कॉन्सेप्ट के बारे में। सो मॉडरेट समझते थे कि न्यूज़पेपर इज़ द वॉइस ऑफ पीपल। आज अगर सोशल मीडिया पब्लिक ओपिनियन बनाता है तो उस समय ना न्यूज़पेपर वही काम करते थे, और इसलिए मॉडरेट ने फ्री प्रेस को सपोर्ट किया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 को अपोज किया, और न्यूज़पेपर के थ्रू ना पॉलिटिकल अवेयरनेस को स्प्रेड किया। उन्होंने रियलाइज़ किया कि जब लोग इन्फॉर्म्ड होंगे ना, लोगों को इन्फॉर्मेशन पता होगी, क्या चल रहा है देश में वो पता होगा, तभी डेमोक्रेसी स्ट्रांग होगी, है ना। अब बात करते हैं इवैल्यूएशन ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट। ओके, सो अब हिस्टोरियंस ना मॉडरेट्स को कैसे देखते थे। सबसे पहले आर.सी. मजुमदार जी की बात कर लेते हैं। ओके, सो उन्होंने ना मॉडरेट को कहा कि ये मेंडिकेंट्स यानी पॉलिटिकल बेगर्स हैं। क्योंकि ना वो पिटीशन और रिक्वेस्ट पर ज़्यादा डिपेंड करते थे। बिपिन चंद्र जी बोलते थे कि उनका व्यू ना बिल्कुल डिफरेंट था। उन्होंने कहा कि मॉडरेट्स ने इंडियन नेशनलिज्म की फाउंडेशन रखी। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ये कहते थे कि मॉडरेट्स वर द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। महात्मा गांधी जी ने कहा कि मॉडरेट्स सिंसेयर थे, पेट्रियाटिक थे और सेल्फलेस थे। उन्होंने फ्यूचर मास मूवमेंट का ग्राउंड वर्क किया। श्री अरविंदो जी की बात करें तो इन्होंने कहा कि मॉडरेट्स की ना लिमिटेशन थी, लेकिन ना इनिशियल स्टेज में उनका रोल नेसेसरी था। एंड लाला लाजपत राय जी की बात कर ले तो उनके अकॉर्डिंग मॉडरेट्स ने इंडियंस को पॉलिटिकल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स ये सब सिखाया। ओके, सो अगर इनकी अचीवमेंट की बात कर ले मॉडरेट्स की, पहला था नेशनल कॉन्शसनेस। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यही है कि उन्होंने इंडियंस को एक नेशन के रूप में सोचना सिखाया। दूसरा पॉलिटिकल एजुकेशन, पीपल्स को ना राइट और पॉलिटिक्स के बारे में एजुकेट किया। तीसरा है कि कांग्रेस एज अ नेशनल प्लेटफॉर्म ऑल इंडिया पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश की। फोर्थ है कि इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन को एक्सपोज किया, जैसे ड्रेन थियरी आई ना, वो इकोनॉमिक क्रिटिक ही था। फिफ्थ है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की बात हुई, मतलब इंडियन नेशनल एक्ट जो 1892 का आया था, जो हमने देखा अभी थोड़ी देर पहले, तो रिफॉर्म के लिए ना प्रेशर बनाया। फ्यूचर मूवमेंट की फाउंडेशन रखी, मतलब एक्सट्रीमिस्ट और गांधी जी के मूवमेंट के लिए ना ये ग्राउंड वर्क प्रिपेयर हो रहा था। अब इनके कुछ लिमिटेशन की भी बात कर लेते हैं। सो पहला कि टू मॉडरेट थे, मतलब मेथड ना बहुत ही सॉफ्ट था, ऐसे अग्रेसिव कोई इन्होंने स्टेप नहीं लिया। दूसरा कि फेल्ड हो गए टू मोबिलाइज द मासेस, मतलब मूवमेंट ना मोस्टली एजुकेटेड मिडिल क्लास तक लिमिटेड रहा। थर्ड है कि ओवर डिपेंडेंस हो गए पिटीशन पे, मतलब ब्रिटिश गुडविल पर ना ज़्यादा भरोसा कर लिया इन्होंने। एक्सेसिव लॉयल्टी था ब्रिटिश क्राउन को लेके कि ब्रिटिश जस्टिस पर ना इनको मॉडरेट्स को बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, इनफैक्ट ओवर कॉन्फिडेंस था, ऐसा कहते हैं। फिफ्थ है कि कुड नॉट अचीव स्वराज, मतलब सेल्फ गवर्नमेंट सिक्योर नहीं कर पाए। एंड सिक्स्थ है कि ब्रिटिश ने इग्नोर कर दिए थे बहुत सारे डिमांड्स को, और इसीलिए ग्रेजुअली फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगा, और इस फ्रस्ट्रेशन ने जन्म दिया एक्सट्रीमिस्ट को। सो हम जो है ये देखेंगे, अब थोड़ा सा हम इसके बारे में बात करेंगे कि क्यों मॉडरेट्स जो हैं मासेस को मोबिलाइज़ करने में फेल हो गए। ठीक है, ऐसा मतलब कोशिश तो वो कर ही रहे थे, पर मासेस इकट्ठे क्यों नहीं हुए, इस चीज़ को भी देख लेते हैं। सबसे पहले दे वर टू एलीट। ओके, मॉडरेट्स की सबसे बड़ी वीकनेस यही थी कि वो बहुत एलीट थे। उनके लीडर्स कौन थे, तो लॉयर्स थे, टीचर्स थे, बिजनेसमैन थे, प्रोफेशनल्स थे, आम किसान, मजदूर, आर्टिसंस। उसने ना कनेक्शन फील ही नहीं किया। एग्जाम्पल जैसे कि अगर कोई मूवमेंट सिर्फ बिग सिटीज़ से एजुकेटेड स्टूडेंट तक लिमिटेड हो और विलेज के लोगों को उसके बारे में पता ही ना हो, तो क्या वो मास मूवमेंट हो पाएगा? बिल्कुल नहीं, है ना। यही प्रॉब्लम कांग्रेस के साथ थी। लैंग्वेज प्रॉब्लम हुआ कि कांग्रेस सेशन में ना मोस्टली इंग्लिश में होता था। अब सोचिए कि अब मान के चलो कि कोई ऐसा मानो कि कोई एक गांव से लोग आते हैं, विलेज का फार्मर होगा, वहाँ जाकर क्या समझेगा? नेचुरली वो डिस्कनेक्टेड फील करेगा, है ना। मेथड्स वर टू सॉफ्ट, यानी पिटीशन, प्रेयर्स
और मेमोरेंडम्स आम लोगों को लगता था कि सिर्फ एप्लीकेशन लिखने से क्या चेंज होगा, ये भी एक था। इमीडिएट इशू को एड्रेस नहीं किया। लोगों की डेली प्रॉब्लम क्या थी, जैसे हाई टैक्सेस, फेमीन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट। मॉडरेट ने ना इन इशू को ना मास लेवल पर मोबिलाइज नहीं कर पाए। फिर उसके बाद लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी था, यानी कांग्रेस की ऑर्गेनाइजेशन विलेज लेवल तक नहीं पहुंची थी। सेशन ना मोस्टली सिटीज़ में ही होते थे, इसीलिए कांग्रेस एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेटेड फ्यू बनकर रह गया। दूसरी बात करें तो ब्रिटिश एटीट्यूड क्या था कांग्रेस के टुवर्ड्स। सो अब सवाल आता है कि ब्रिटिश कांग्रेस को कैसे देखते थे। इनिशियली ना ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पॉलिसी अडॉप्ट किया वॉचफुल वेटिंग का, मतलब वो कांग्रेस को ऑब्जर्व कर रहे थे, सेफ्टी वॉल्व की तरह देखा कि कुछ ब्रिटिश ऑफिशियल्स को लगता था कि कांग्रेस एजुकेटेड इंडियंस का एक एंगर को पीसफुल एक्सप्रेस करने का प्लेटफॉर्म है, यानी प्रेशर कुकर की विशल है वो, ठीक है। फिर टॉकिंग स्टॉप कर दिया, मतलब ब्रिटिश कांग्रेस को बोलते थे कि टॉकिंग शॉप, मतलब कि ये ना लोग सिर्फ स्पीचेस देते हैं, कुछ एक्शन नहीं करते। फिर इग्नोर्स देयर डिमांड, यानी कि कांग्रेस रेजोल्यूशन पास करती थी, पिटीशन भेजती थी, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ज़्यादा डिमांड इग्नोर ही कर देते थे। एग्जाम्पल जैसे मान लो कि जैसे आप स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को बार बार एप्लीकेशन दो और प्रिंसिपल बस कह दे कि ओके विल थिंक अबाउट इट, लेकिन कुछ करे ही ना। तो एग्जैक्टली यही कांग्रेस के साथ हो रहा था। लेकिन एक बात ब्रिटिश समझ गए थे कि ये ऑर्गेनाइजेशन ना फ्यूचर में डेंजरस बन सकती है, और इसलिए वो कांग्रेस पर क्लोज वॉच रखते थे। सो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की बात कर लेते हैं अब। तो अब आते हैं ब्रिटिश का सबसे फेमस वेपन, डिवाइड एंड रूल। ब्रिटिश समझ गए थे कि अगर इंडियन यूनाइटेड हो गए तो ब्रिटिश रूल ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, और इसीलिए उन्होंने क्या किया कि रिलीजियस डिवीज़न, हिंदू और मुस्लिम को अलग आइडेंटिटीज़ के रूप में प्रमोट किया। सबसे पहले कास्ट डिवीज़न, यानी कास्ट डिफरेंसेस को हाईलाइट किए। फिर रीजनल डिवीज़न, प्रोविंस और रीजन के बेसिस पर ना डिफरेंसेस क्रिएट किए। फिर आए लॉयल्टीज़ ग्रुप को सपोर्ट किया, मतलब प्रिंसेस, जमींदार और जो लॉयल एसोसिएशन थे ना उसको स्ट्रेंथन किया। रिप्रेसिव लॉज लाए, जैसे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ले आए, आर्म्स एक्ट ले आए, ठीक है। फिर सेडिशंस लॉ आए। इन सब का पर्पस एक ही था, नेशनलिज्म को कमज़ोर करना, ठीक है। सो की पॉइंट ये है कि ब्रिटिश की स्ट्रैटेजी सिंपल थी कि इफ़ इंडियंस रिमेन्स डिवाइडेड ब्रिटिश रूल रिमेन्स सिक्योर, है ना। सो अगर हम पूरा चैप्टर 1 मिनट में रिवाइज करें तो फाउंडेशन कब रखा गया था, 1885 में। दिस इज़ ऑल अबाउट एग्ज़ाम का टेबल पॉइंट है। ये हमने देखा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडेशन कैसे हुआ। अगर हम इसको एक बार में रिवाइज करें तो 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा फर्स्ट सेशन कहाँ पे हुआ था, बॉम्बे में हुआ था, ठीक है। उसके बाद प्रेसिडेंट कौन थे, W.C. बैनर्जी थे। 72 डेलीगेट्स यहाँ पे आए थे, ओके। इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, सो नेशनल यूनिटी चाहते थे ये, पॉलिटिकल एजुकेशन चाहते थे, राइट्स प्रोटेक्शन चाहते थे, सेल्फ गवर्नमेंट चाहते थे। मॉडरेट लीडर्स की बात करें तो कौन कौन थे, तो दादा भाई नारोजी थे, फिरोज शाह मेहता थे, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, M.G. रनाडे थे और R.C. दत्त जी थे। इनके मेथड्स की बात कर लें, सो ये कैसे मेथड्स यूज़ करते थे, तो ये यूज़ करते थे पिटीशन, डेलीगेशन, पब्लिक मीटिंग, प्रेस, रिजोल्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशंस। इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात कर लें तो इकोनॉमिक क्रिटिक थे ये, ड्रेन थ्योरी दिया, पॉलिटिकल एजुकेशन लोगों को अवेयर किया, नेशनल कॉन्शियसनेस जगाया एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लाने की बात की। इनकी लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो बहुत एलीट थे, कोई मास मोबिलाइजेशन नहीं हुआ, टू डिपेंडेंट थे, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे पिटीशन पे एंड कुड नॉट अचीव स्वराज, ओके। एंड वही चीज़ यहाँ पे भी है, सेम चीज़, ओके। सो इफ़ वी कंक्लूड टुडेज़ क्लास, तो एक लाइन याद रखिए आप कि द मॉडरेट्स डिड नॉट अचीव इंडिपेंडेंट but they prepare India intellectually, politically, economically for the future freedom struggle, okay? अगर फाउंडेशन वीक होती तो एक्सट्रीमिस्ट और गांधी जी का मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं होता, है ना। तो बिल्डिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट दिखाई नहीं देता, फाउंडेशन जो दिखता नहीं है पर वो बहुत ज़रूरी होता है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो फाउंडेशन थी ना, वो कौन थे, वो मॉडरेट्स थे। So if you like this lecture, do subscribe to this channel. Till then, keep learning. Thank you so much.